स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोशल स्टडी यानी एसएसटी और आपकी बुक का नाम है ये सोशल प्लानेट। पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं, ठीक है। आपके पीए फर्स्ट में जो हिस्ट्री के चैप्टर आ रहे हैं वो 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आज हमें क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, चैप्टर नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 5। ये नेक्स्ट पेज है, चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। यहाँ आप क्या लिखेंगे? टॉप पर पार्ट फर्स्ट, इसे अंडरलाइन कर लेंगे और यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन करेंगे जिस दिन ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलती है। मतलब जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी उस दिन की यहाँ पर आप डेट मेंशन कर देंगे, डेट लिख देंगे। इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन से ही हमें पता है, इंट्रोडक्शन का मतलब उसके बारे में बताना, किसी के बारे में इंट्रोडक्शन देना, ठीक है। व्हाट इज़ हिस्ट्री, शुरुआत ही हमारी यहीं से होती है। अब ये हमारी 6th क्लास में, हमारी किस क्लास में है हम? 6th क्लास। तो अब ये हमारी स्टार्टिंग है हिस्ट्री की। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है। हिस्ट्री है क्या, पहले उसके बारे में जान लें, फिर हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, बस इसके बारे में बताया जाएगा कि हिस्ट्री है क्या। व्हाट इज़ हिस्ट्री नाउ, मतलब हिस्ट्री क्या है। द वर्ड हिस्ट्री इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया मीनिंग इंक्वायरी, नॉलेज एक्वायर्ड बाई इन्वेस्टिगेशन। जो वर्ड हिस्ट्री है, ये जो वर्ड हमारा हिस्ट्री वर्ड जो है हमारा, ये जो शब्द है, ठीक है, ये किससे ड्राइव हुआ है, किस वर्ड से बना है? ग्रीक वर्ड से हमने ये वर्ड चुराया है, या मतलब बनाया है, ड्राइव करा है, उससे हमने ड्राइव किया, ठीक है। जिसका मतलब है इंक्वायरी, मतलब जो हमने हिस्ट्री, जो हमारा वर्ड है, द वर्ड हिस्ट्री इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये जो वर्ड हिस्ट्री है ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, लिया गया है, जिसका मीनिंग है इंक्वायरी। नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, वो नॉलेज जो कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक्वायर हो, मतलब हासिल हो। हिस्ट्री इज सिंपली अ नैरेटिव अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट। हिस्ट्री क्या है? एक नैरेटिव अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट, जो गुजर चुका है उसके बारे में जो कुछ भी हमें मिल जाता है, उसके बारे में हमें जो कुछ भी पता चलता है, हमारी जो पास्ट है, जो चीज़ें कल जो गुजर चुका है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम? हिस्ट्री। हिस्ट्री इज सिंपली अ नैरेटिव अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट। इट गिव अस एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ द ओवरऑल पास्ट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये हमें ऑर्गेनाइज वे में, पूरी तरह से एक ऑर्डर की फॉर्म, ऑर्डर में हमें क्या देता है? ये ऑर्गेनाइज नॉलेज देता है। ऑर्गेनाइज मतलब पूरी तरीके से, ठीक है, वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप। मेनली इट अनफोल्ड अस द लाइफ स्टाइल, एडवेंचर्स, डीड्स एंड प्रोग्रेस मेड बाय आवर एंसेस्टर्स। और ये क्या बताता है? अनफोल्ड करता है, मतलब खोल देता है सारी चीज़ें। हिस्ट्री से हमें सारी जो छिपी हुई चीज़ें हैं वो पता चलती हैं। किसकी? लाइफ स्टाइल के बारे में। एडवेंचर, जो पुराने ज़माने के लोग, जो पास्ट हैं, हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे बड़े बुजुर्ग जो गुजर गए, ठीक है, हमारे जो पास्ट था, मतलब हमसे जो पहले के जो ह्यूमन बीइंग रह के गए, उनके एडवेंचर्स के बारे में, कि वो कैसे कैसे एडवेंचर्स उन्होंने किए, या क्या क्या उन्होंने टूल्स बनाए, या क्या क्या वो उनकी ड्रेसिंग क्या थी, या वो खाना क्या खाते थे, तो उनके बारे में हमें पता चलता है। इससे हिस्ट्री से उनके बारे में हमें चीज़ें खुल के आती हैं, उनके बारे में हमें जानने को मिलता है। हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली द स्टडी ऑफ आवर पास्ट। हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ हमारे पास्ट के बारे में पढ़ने को नहीं कहते कि हम सिर्फ अपने गुजरे हुए कल के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो हिस्ट्री हो गई, ठीक है। इट इज़ अबाउट द प्रेजेंट एज वेल। ये तो प्रेजेंट के बारे में भी हम बात करते हैं हिस्ट्री को। अब वो कैसे, आगे बताते हैं। इट इज़ अ लिंक बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट बिकॉज पीपल एक्ट। ये एक लिंक है जो हम बिटवीन, किसमें? पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। बिकॉज पीपल एक्ट बेस्ड ऑन लेसन लर्न इन द पास्ट फ्रॉम हिस्ट्री। क्योंकि आज जो कुछ हम एक्ट करते हैं, जो जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, या कोई चीज़ हम यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं? कभी ना कभी वो सब चीज़ें पास्ट में बनाई गई होंगी, ठीक है। वो कब कहाँ से मिली है हमें? कोई चीज़ पास्ट में इन्वेंट की गई होगी, फिर आज वो हम प्रेजेंट में, हम जितने भी पीपल्स हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, वो सभी आज प्रेजेंट में हम यूज़ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो पास्ट में पहले से यूज़ हो चुकी हैं या इन्वेंट हुई हैं। तो वही कह रहे हैं कि पास्ट और प्रेजेंट का तो बहुत गहरा और बहुत बड़ा लिंक है। बिना पास्ट के तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। अगर हम पास्ट में, पुराने ज़माने में कोई चीज़ इन्वेंट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में कैसे यूज़ करेंगे? या जैसे आज हमने कोई चीज़ इन्वेंट की है तो फ्यूचर में जो आएंगे उन लोगों के लिए आज का दिन हमारा क्या होगा?
पास्ट हो जाएगा तो उन लोगों के लिए प्रेजेंट जो होगा वो हमारी जो है चीज़ें यूज़ करेंगे। इसी तरह से जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं वो आज हम यूज़ करते हैं, और इसी तरह से पास्ट और प्रेजेंट का लिंक होता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन डिस्कवर्ड दैट फायर वॉज वार्म एंड फेल्ट गुड व्हेन इट वॉज कोल्ड। जैसे कि एग्जाम्पल दी इन्होंने, जब ह्यूमन बीइंग ने, इंसानों ने ये डिस्कवर किया कि आग जो है गर्म होती है और उससे अच्छा महसूस होता है जब ठंड हो। ठीक है, इंसान ने क्या करा, जब आग को ढूंढा, आग को खोज लिया और उससे ये पता चला कि आग गर्म होती है जब ठंड हो और वो अच्छी लगती है ठंड में। ठीक है, आग कैसी होती है, वार्म होती है। एंड फेल्ट गुड व्हेन इट वॉज कोल्ड, और वो अच्छा महसूस होती है जब ठंड होती है। बट लर्न दैट द फायर कुड हर्ट देम एंड कुड डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट्स, और बाद में ये भी पढ़ा हमने कि वो जो है हमें जला भी सकती है। फायर कुड हर्ट देम एंड कुड डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट, कि वो हमें हर्ट भी कर सकती है, नुकसान भी पहुंचा सकती है, और डिस्ट्रॉय यानी तबाह कर सकती है। जहाँ मतलब उसके बारे में जैसे ह्यूमन बीइंग ने पता करा कि ये तो बहुत गर्म है और ठंड में हमें इससे अच्छा लगता है, आनंद आता है हमें, तो वहीं पर एक और चीज़ भी पता करी इन लोगों ने कि इससे इंसान को नुकसान भी पहुँचाया जा सकता है, नुकसान भी होता है, और ये चीज़ें डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये हमें कैसे पता चला, आज हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं हमें पहले से पता है ना कि आग गर्म होती है, माचिस रगड़ने पर ऐसे करके आग जलती है। ये सब हमें पहले से थोड़ी नहीं पता है, हमें तो इसलिए पता है क्योंकि ये चीज़ें पास्ट में पहले से कर ली गई, अब हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो इसीलिए कहते हैं बिना पास्ट के प्रेजेंट नहीं है। इसलिए बिना हिस्ट्री जो है खाली पास्ट की बात नहीं करती, प्रेजेंट को भी लिंक करके चलती है। नाउ प्री हिस्ट्री इज़ दैट अकाउंट, प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मतलब प्री मतलब पहले, प्री का मतलब होता है पहले, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री से पहले। प्री हिस्ट्री इज दैट अकाउंट ऑफ द पास्ट इवेंट अबाउट विच वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन इन राइटिंग। प्री हिस्ट्री वो पार्ट है, वो अकाउंट है पास्ट इवेंट का, मतलब वो अकाउंट है, वो सारी नॉलेज मतलब जो हमें पता नहीं है, अबाउट विच वी डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन इन राइटिंग, मतलब लिखी हुई नहीं है वो चीज़ें हमारे पास। हिस्ट्री से पहले वाले समय की बात कर रहे हैं, ये बहुत पुराने समय की बात है। प्री हिस्ट्री इज़ दैट अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट अबाउट विच वी डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन इन राइटिंग। उस ज़माने की बात कर रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमें लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री। प्रीहिस्टोरिक मैन डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, और यहाँ तक के प्रीहिस्टोरिक मैन जो थे हमें क्यों नहीं मिले, हमें राइटिंग फॉर्म में कोई उनके बारे में चीज़ें क्यों नहीं लिखी हुई मिली, क्यों हमें प्रीहिस्टोरिक हिस्ट्री क्यों कहा इसे, क्योंकि इनके ये लोग ना पढ़े लिखे थे। क्या लिखा यहाँ पर, प्रीहिस्टोरिक मैन डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, इन्हें नहीं पता था कि कैसे लिखा जाए और कैसे पढ़ा जाए, तो ये क्या लिख के छोड़ते, ये कुछ इन्हें जब लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, तो ये कुछ लिख के भी नहीं गए अपने बारे में, कुछ बता के भी नहीं गए अपने समय के बारे में, अपने ज़माने के बारे में, इसलिए इनके ज़माने के बारे में यानी प्री हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए इस पास्ट इवेंट को क्या कहते हैं हम, प्री हिस्ट्री। दिस इज़ द रीज़न वाई नो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ दैट पीरियड आर फाउंड, यही वजह है जिसकी वजह से कोई रिटन रिकॉर्ड हमें उस पीरियड का, उस ज़माने का नहीं मिला। ठीक है, नाउ हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री, द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज़ नोन एज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, जब हमने लिखने का इन्वेंशन कर लिया, मतलब इंसान को लिखना आ गया, उस ज़माने को क्या कहते हैं हम, हिस्ट्री। जब लिखना शुरू हो गया, लिखने का तरीका आ गया, ठीक है, उसके बाद के ज़माने को, मतलब जब इंसान लिखना सीख गया, उसके बाद के ज़माने को, जब वो लिख कर बता सकता था कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, अपनी चीज़ों को वो समझा सकता था लिख कर, तो उस ज़माने को कहते हैं हम हिस्ट्री। उससे पहले के ज़माने को क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री। वी हैव रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस पीरियड, और इस पीरियड का यानी इस ज़माने के रिटन डॉक्यूमेंट्स भी, लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, जिसे देखकर हम पता लगाते हैं उस ज़माने में क्या हुआ, उस ज़माने में लोग बाग क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनका शेल्टर क्या था या उनकी ड्रेसिंग क्या थी। Earlier it was written on leaves and barks, but later on paper began to be used। क्या हुआ, पहले क्या करते थे लोग बाग, पेपर तो था नहीं पहले, तो क्या करते थे, पत्तों पे लिखते थे, और बाग कहते हैं छाल, जो पेड़ों की छाल होती है उन पर लिखा करते थे, क्योंकि उस ज़माने में पेपर नहीं था। फिर बाद में बट लेटर ऑन मतलब बाद में जब पेपर स्टार्ट हो गया, बिगिन टू यूज़, जब इन्वेंट हो गया पेपर, मतलब पेपर हमने खोज लिया,
तब हमने फिर पेपर पे लिखना यूज़ कर दिया, शुरू कर दिया। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन मेड द प्रोडक्शन ऑफ बुक ईजियर। और जो इन्वेंशन हुआ प्रिंटिंग मशीन का, मशीन जो प्रिंट करने वाली मशीन होती है, छापने वाली मशीन या फोटोस्टेट वाली जैसे हम कहते हैं, उसी तरह से प्रिंटिंग मशीन जो होती है, उसके इन्वेंशन से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हम आसानी से पूरी पूरी बुक लिख सकते हैं, पूरी पूरी बुक छाप सकते हैं। क्योंकि इंसान अगर बुक लिखने बैठेगा हाथ से तो उसे टाइम लगेगा, और जब इन्वेंट हुई, जब ये कहते हैं मतलब जब बनाई गई प्रिंटिंग मशीन, बना दी गई, इन्वेंट हो गई, तो इसके इन्वेंशन से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हम पूरी पूरी बुक कम समय में और आसानी से छाप सकते हैं या बना सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की सिग्निफिकेशन क्या है, मतलब उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्या ज़रूरत है हिस्ट्री को हमें पढ़ने की, हमें अपने पुराने ज़माने की या पुराने जो हमारा पास्ट गुजर गया है, क्यों ज़रूरत है, उसे क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसके बारे में बताएंगे। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प्स वन टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट से वो स्टडी क्या करती है, हमें मदद करती है। इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। जो स्टडी है हिस्ट्री की, मतलब हिस्ट्री के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें मदद करती है पास्ट इवेंट के बारे में जानने के लिए, कंक्लूजन निकालने के लिए, मतलब उसके बारे में सही तरह से जानने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हम कल कुछ पढ़ेंगे नहीं, उसके बारे में रिसर्च नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ ये है। जैसे अभी आगे और बताते हैं, अभी एक्सप्लेन होगा। और फिर सेकंड, इट शेड्स द लाइट ऑफ द पास्ट अपॉन द प्रेजेंट। ये पास्ट, ये क्या करती है, शेड मतलब छाएं, परछाई जो भी कह सकते हैं हम इसे। इट शेड्स द लाइट्स ऑफ द पास्ट। पास्ट की लाइट यानी गुजरे हुए ज़माने की लाइट हमारे प्रेजेंट पे डालती है। कैसे डालती है, जैसे बाय मेकिंग वन एक्वेंटेड विद अदर पीपल एंड कल्चर्स। जैसे कि एक आदमी का दूसरे आदमी के कल्चर्स को देखें अगर हम, ठीक है। और थर्ड, थ्रू इट वन स्टडीज द राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स एंड सिविलाइजेशन। इसके ही ज़रिए, हिस्ट्री के ही ज़रिए हमें पता चला कि कौन सी एम्पायर बनी और कौन सी एम्पायर बिखरी, मतलब कौन सा रूलर आया, उसने रूल किया, कौन सा रूलर ख़त्म हुआ, कौन सा हारा, कब हारा, किस ज़माने में हारा, यहाँ तक कि हमें डेट भी मेंशन कर दिए। ये सब किससे पता चला, मैं हिस्ट्री से। The lessons of the past help one to avoid the pitfall of the present। मतलब जो कि पास्ट जो हमारा है वो हमें मदद कर सकता है कि प्रेजेंट में हमें कोई नुकसान ना हो। मतलब प्रेजेंट में हम कोई डिसीजन लेंगे तो पास्ट को देख के, गुजरे हुए कल को देख कर लेंगे तो हमारा डिसीजन सही रहेगा। ठीक है। टू अवॉइड द पिटफॉल ऑफ द प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट की परेशानियों को अवॉइड करने के लिए, आज की परेशानियों को अगर हमें ख़त्म करना है तो पास्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इट enables वन टू ग्रेस्प वंस रिलेशनशिप विद वंस पास्ट। ये इसमें हिस्ट्री से हमें ये भी पता चलता है कि जैसे कि हमें ये पता चला कि बाबर उसका बेटा है, अकबर है, फिर जहांगीर है, ये सारे क्या हैं, हमें एक के बारे में उसका बेटा ये है, उसका बेटा ये है, उसका बेटा ये है, हमें कैसे पता चला। अगर हमें हिस्ट्री नहीं पता होती या ये लोग अपने बारे में नहीं लिख के गए होते या हिस्टोरियन इनके बारे में नहीं बताते कि कौन किसका बेटा है या सबसे पहला किंग कौन था, तो हमें इनके रिलेशन के बारे में पता ही नहीं चलता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वन वंडर्स वाई द इंडियन फ्लैग हैज़ 3 कलर। जैसे कि अगर किसी को पता हो कि इंडिया के 3 कलर के होते हैं, वन हैज़ टू टर्न टू हिस्ट्री फॉर द आंसर। अगर किसी, यही कह रहे हैं एग्जाम्पल जिन्होंने, अगर कोई जानना चाहता है कि इंडिया के फ्लैग के, जो हिंदुस्तान का जो झंडा है, फ्लैग है, उसके 3 कलर के होते हैं, तो उसे जानने के लिए उसे जो हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, यानी पुराने वक्त को पढ़ना पड़ेगा जब उसका नाम चेंज किया गया था, जिस वजह से चेंज किया गया था, सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। वन हैज़ टू टर्न टू हिस्ट्री फॉर द आंसर, यानी आंसर ढूंढने के लिए हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। नाउ if we know about our past achievement we need not to do the same thing all over again। अगर हमें अपने पास्ट में जो हासिल करी हुई चीज़ के बारे में पता है, अचीवमेंट के बारे में पता है, तो हमें वो चीज़ दोबारा सेम थिंग नहीं करनी पड़ेगी ऑल ओवर अगेन, मतलब पूरी तरह से या पूरे कभी भी हमें उसे दोबारा नहीं करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ वी फॉरगेट अबाउट द इन्वेंशन ऑफ व्हील और फायर, जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हम भूल जाते हैं पहिया और आग के बारे में, जैसे पहिया बनाया था, किसने बनाया था, पहिए जो बने, व्हील जो बने हैं, या आग का इन्वेंशन हुआ है कि आग जो फायर है उसके बारे में कैसे पता चला, पास हिस्ट्री में पता चला था हमें, यानी पास में पता चला था।
अगर हम उसके बारे में भूल जाएं तो वी विल हैव टू इन्वेंट इट ऑल ओवर अगेन, तो हमें उसे दोबारा ईजाद करना पड़ेगा, दोबारा इन्वेंट करना पड़ेगा। अभी हमें क्या है, अभी तो हमें पहले से पता है कि ये ऐसे होता है, ऐसे दो पत्थर को घिसते हैं तो आग जल जाती है, ठीक है, और ऐसे गोल पहिया होता है, चौकोर नहीं होता है। तो अगर हमें ये चीज़ें नहीं पता होती पहले से तो हम गोल थोड़ी ना बनाते, हम तो कभी हो सकता है ट्रायंगल बना के देख रहे होते या ऐसे खींच रहे होते। तो हमें ये सब चीज़ें पहले से पता है। कहाँ से पता है? हिस्ट्री से पता है, पास्ट के बारे में पढ़ कर पता है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं, ये सिग्निफिकेंस के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए हिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री इज़ अ टूल, हिस्ट्री इज़ अ टूल फॉर मेकिंग अ बेटर वर्ल्ड इन द टाइम्स टू कम। हिस्ट्री एक हथियार है, एक टूल है, एक ऑर्नामेंट्स है, हमें मतलब एक औजार है जिससे हम अपना बेटर वर्ल्ड बना सकते हैं, अच्छा वर्ल्ड बना सकते हैं। किस ज़माने में जो आने वाला कल है वो हमारा हम अच्छा कर सकते हैं। Hence the study of history is very important. इसलिए जो हिस्ट्री की पढ़ाई है या स्टडी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के सोर्स क्या हैं, मतलब हमें कहाँ से वो प्रोवाइड हो रहा है हिस्ट्री। चलो हमने एक वर्ड तो हमने सीख लिया कि हिस्ट्री क्या है, कि हमें पास्ट के बारे में पढ़ना होता है और हमें पास्ट मतलब जो हमारा कल गुजर चुका है पुरानी बातों के बारे में जानना होता है, ऐसे ऐसे। और ये चलो ये तो ठीक है, हमें पता चल गया ये हिस्ट्री होती है, मगर हम पढ़ेंगे कहाँ से या हमें सोर्स कहाँ से प्रोवाइड मिलेगा, वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें पढ़कर हम कल या गुजरे हुए ज़माने के बारे में पता कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में देयर आर मैनी वेज बाय विच वी कैन नो अबाउट आवर पास्ट। यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। वी नीड टू लुक एट द रिकॉर्ड्स ऑफ आवर पास्ट। हमें क्या ज़रूरत है? अपने रिकॉर्ड्स को चेक करने की, जो हमारे पास्ट में रिकॉर्ड हुए हैं, मतलब जो पुराने रिकॉर्ड हैं हमारे पास, उन्हें चेक करने की। अगर हमें पास्ट के बारे में जानना है तो पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करना पड़ेगा, उन्हें स्टडी करना पड़ेगा। These records are known as sources of history। और इन रिकॉर्ड्स को क्या कहते हैं हम? इन्हें क्या कहते हैं? sources of history। Some of these records are written on literary material while other are the materials dug out from the earth called archaeological finds। ये क्या कह रहे हैं? कुछ रिकॉर्ड्स जो है रिटन फॉर्म में, यानी लिख कर हम छोड़ गए पुराने ज़माने के लोग, तो हमें वो मिले, हमने उससे पढ़ा। और कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जैसे कि हमने, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ज़मीनों को, ऐसी कुछ जो पुरानी ज़मीनें हैं वहाँ पर खोदते हैं। उन्हें जब पता चल जाता है कि यहाँ पर बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, कभी यहाँ पर कोई राजा रहा था या कोई बहुत बड़ा किंग रहा था या कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं, कोई जैसे कि डाकू रहा था या लुटेरा रहा था, तो उन चीज़ों उन्हें पता है कि पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, या तो फिर चीज़ें दफना देते थे या उनकी चीज़ें जो वो जब डिस्ट्रॉय है वो ख़त्म हुए तो उनकी चीज़ें दब गई। तो इन्हें जब आर्कियोलॉजिस्ट को जब पता चलता है कि यहाँ पर चीज़ें फाइंड हो सकती हैं, यहाँ पर पुरानी ज़माने की चीज़ें दबी हुई हैं, तो वो उसे डग करते हैं, मतलब गड्ढा खोदते हैं। वहाँ पर जब गड्ढा खोदते हैं तो उसे जो चीज़ें मिलती हैं, जो मटेरियल्स मिलते हैं हमें, फिर उसके ऊपर स्टडी करते हैं, फिर बताते हैं वो कि ये इस ज़माने का है, ये इतना पुराना है या इतना पुराना है, ठीक है। तो इससे हमें क्या बात पता चलती है, और उस पर फिर लिखी हुई चीज़ों को भी पढ़ते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग अपनी चीज़ों पर भी अपने नाम और निशान छोड़ जाया करते थे, जिससे आगे उनकी जो आगे ज़माना आए वो उनके बारे में जान सके। तो फिर ये आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स के बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट उसे स्टडी करते हैं तो पता चलता है ये किसका सामान था और कब से रखा हुआ है, कहाँ से दफन हुआ, कैसे हुआ। अब इसके बारे में बताते हैं, लेट्स लर्न मोर अबाउट दैम। अब इनके बारे में और पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? Archaeologists dig into the ground and solve many mysteries of the past by carefully studying them। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? ग्राउंड को खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, ज़मीनों को, मैदानों को खोदते हैं और उनकी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करते हैं। किसकी मिस्ट्री को? पास्ट की मिस्ट्री को। और उसे केयरफुली स्टडी करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। बाय दीज फाइंडिंग हिस्टोरियन रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। और इन सब की मिलने की वजह से, इन सब के फाइंडिंग की वजह से हिस्टोरियन क्या करते हैं? रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। उस पीरियड की हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं और रिकॉर्ड बनाते हैं। कैसे? वो जो चीज़ें मिल रही हैं उन सबको स्टडी कर कर। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा किला निकला,
कभी कभी आपने न्यूज़ देखी होगी कि कभी न्यूज़ तो चलती है कि वहाँ बहुत बड़ा किला निकला, उस ज़मीन के नीचे पूरा गांव बसा हुआ है, खुदाई करने पर पूरा गांव निकला जिसमें हमें ये मिला, इतना सोना मिला, ये मिला। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स के बचे हुए को, जो बचा कुचा रह जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। पेंटिंग्स होती हैं पुरानी, उसके बारे में स्टडी करते हैं। स्कल्पचर यानी मूर्त और बहुत सारी ऐसे हैंडमेड चीज़ें, हाथ से बनी हुई चीज़ें, उनके बारे में पढ़ते हैं। लिखी हुई चीज़ें हाथ से पुराने ज़माने के लोग छोड़ जाते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। टूल्स, पुराने ज़माने के औजार्स के बारे में। वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, कॉइन्स एंड ऑर्नामेंट्स, ये सब क्या हैं, ये सब चीज़ें हैं जिसे पढ़कर आर्कियोलॉजिस्ट बताता है, स्टडी करता है और रिकॉर्ड बनाता है, जो कि हमारे हिस्ट्री का सोर्स बनता है। बाय द बोन्स ऑफ एनिमल, बर्ड एंड फिश आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। और जैसे कि हड्डियों को देखकर जानवरों के, चिड़िया जो होती हैं, बर्ड्स होती हैं या मछलियाँ होती हैं, उनकी हड्डियों को देखकर, उनके बचे कुचे जिस्म को देखकर, जो मतलब रिमेन बॉडी होती है बची हुई, उन्हें देखकर आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं कि उस ज़माने में लोग बाग क्या खाते होंगे। ठीक है। प्लांट्स कैन नॉट बी अ सोर्स फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट। प्लांट्स आर्कियोलॉजिस्ट के लिए कोई सोर्स नहीं हो सकता, बिकॉज दे सर्वाइव रेयरली, सो इट इज़ ट्रू फॉर सीड्स एंड ग्रेन। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय तक प्लांट्स एक तो ज़िंदा रहते हैं और वो सर्वाइव भी बहुत रेयरली रहते हैं, तो इसके बारे में स्टडी करना बहुत इनके लिए मतलब कोई ख़ास सोर्स नहीं बन पाता है। कॉइन, अब ये कॉइन, इन सब की आर्कियोलॉजी सोर्स की एग्जांपल्स अलग अलग हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। कॉइन्स क्या होते हैं, कॉइन्स हमें पता है, सिक्कों को कहते हैं। कॉइन्स आर पीसेस ऑफ हार्ड मटेरियल मेड ऑफ मेटल और एन एलॉय मेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। कॉइन क्या होता है, पीसेस ऑफ हार्ड मटेरियल से बने हुए टुकड़ों को क्या कहते हैं, हम कॉइन कहते हैं। अब जो हम कॉइन देखते हैं, अब जो हम सिक्के देखते हैं, वो तो शेप होता है उनका, कहीं सर्किल होता है, हमारा तो मेनली सर्किल शेप होता है। पहले ज़माने के लोग ऐसे स्क्वायर शेप हो गया, ट्रायंगल शेप हो गया, कोई भी शेप हो गया, सर्किल हो गया, तो उन्हें इससे मतलब नहीं था। एक मेटल होता था जिससे बस वो एक तरह का रेट फिक्स कर देते थे। इसी तरह से उसे क्या कहते हैं हम, कॉइन आर पीसेस ऑफ हार्ड मटेरियल मेड ऑफ मेटल और एन एलॉय। एलॉय क्या होता है, एलॉय एक बहुत अच्छा, ये समझ लिए मतलब एक ये मेटल है, मतलब जिसमें दो तरह की चीज़ें मिलती हैं और फिर ये एलॉय बनता है। ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस ज़माने में जो एलॉय बना, उस ज़माने में मतलब जो एलॉय यूज़ हुआ या मटेरियल यूज़ हुआ, उससे क्या बनते हैं, कॉइन के पीसेस बनते हैं। कॉइन आर द पीसेस ऑफ हार्ड मटेरियल एंड एलॉय मेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब ये एलॉय का बात इन्होंने ये की है क्योंकि एलॉय जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। ठीक है। द एलॉय इंडिकेट्स द लेवल ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट ड्यूरिंग दैट एरा। अब ये बात यहाँ पर इन्होंने बताई। मैं एलॉय के बारे में इस बार बार क्यों एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि एलॉय जो है एक ये बताता है कि उस ज़माने के लोग भी साइंटिफिक एडवांस थे, साइंटिफिकली एडवांस थे, साइंस के बारे में जानते थे उस ज़माने के लोग, तभी उन्होंने ना कि कोई लोहा या कोई और मटेरियल लिया, उन्होंने एलॉय यूज़ करा। एलॉय से क्या होता है, जंग नहीं लगती है, काफ़ी साल तक चलते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो उन्हें तो ये, यानी इससे हमें ये पता चलता है कि उन लोगों ने एलॉय यूज़ करा, यानी वो लोग इस बारे में जानते थे कि एलॉय जो है बहुत अच्छा मटेरियल होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग भी साइंटिफिक एडवांस थे। They help us to learn about the ruler of a particular kingdom। और कॉइन से हमें ये भी पता चलता है कि जिस ज़माने का कॉइन होगा उस ज़माने का रूलर कैसा होगा या कौन होगा। कैसे, जैसे हमारे कॉइन या जो नोट होते हैं उस पर गांधी जी का फोटो आती है, ठीक है। उस ज़माने के रूलर क्या करते थे, अपनी फ़ोटो, उनकी स्टैम्प, अपने फ़ोटो की स्टैम्प होती थी कॉइन्स पर, इससे पता चल जाता था, या उसका नाम होता था, वक्त समय होता था, उससे पता चल जाता था कि ये किस ज़माने का रूलर है, क्या नाम था या कैसी शक्ल थी उसकी। अगर शक्ल नहीं है तो उसका ये रहेगा कि रूलर का नाम होगा, ईयर तो होगा कम से कम कि किस ज़माने में उसने रूल किया या सिक्का बनाया गया। तो उससे हमें उस ज़माने के किंगडम के बारे में पता चल जाता है कि वहाँ पर किंग कौन था, वहाँ पर राजा कौन था, राज कौन कर रहा था। दे ऑल्सो प्रोवाइड वाइटल क्लूज अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। और उससे हमें ये भी पता चलता है कि उस ज़माने की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। अब आप कहेंगे इकोनॉमिक कंडीशन सिक्कों को कैसे देखकर पता चलेगा, तो जैसे मैं बताता हूँ, आज के ज़माने में हम जो है नॉर्मली मेटल लेके हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और पहले सिक्के बनाने के लिए। और पहले ज़माने में क्या होता था, सोने के सिक्के होते थे। क्यों सोने के सिक्के क्यों होते थे? अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि इकोनॉमिकली यानी माली हालत से वो कितने मजबूत थे, मतलब उनके पास सोना था इसलिए वो सोने के सिक्के बनाते थे।
और हमारे पास इतना सोना नहीं है तो हम नहीं बनाते हैं। इससे ये हमें पता चला कि उस ज़माने के लोगों के पास इकोनॉमिकली क्या कंडीशन थी, सिक्कों को देखकर हमें ये पता चलता है। ठीक है, अब बात आती है टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, मतलब टूल्स यानी औजार या जो इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ करते थे उस ज़माने में। इन वेरियस आर्कियोलॉजिकल साइट्स, बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स में अगर बात करें, मैनी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय अर्ली पीपल हैव बीन फाउंड, बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स और टूल्स हमें मिल चुके हैं जो कि पहले से ही इन लोग आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड कर लिए हैं, फाउंड हो गए हैं उन्हें, मतलब उन्हें मिल चुके हैं, उन्होंने खोज लिए हैं। दे हेल्प इन टेलिंग अस अबाउट द काइंड ऑफ लाइफ दीज पीपल लिव्ड, और उससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह की वो ज़िंदगियाँ गुजारते थे। जैसे अर्ली मैन की बात करते हैं, अर्ली मैन के ज़माने में वो पत्थर के औजार बनाया करते थे। ठीक है, तो हमें पता चल गया, जब हमें आगे आर्कियोलॉजिस्ट ने जब रिसर्च की होगी तो उन्हें खोदा होगा, कहीं कहीं ग्राउंड पे पता चला होगा उन्हें कि यहाँ पर पुराने ज़माने की चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं, तो उन्हें ऐसे औजार मिले होंगे, तब पता चला होगा कि अर्ली मैन ऐसे औजार यूज़ करते थे, पत्थरों के यूज़ करते थे। तो ऐसी चीज़ें कब पता चली, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन सब के ऊपर स्टडी की। दे ऑल्सो टेल अस अबाउट देयर ऑक्यूपेशन एंड देयर सोसाइटीज़, और उससे हमें उनके ऑक्यूपेशन यानी काम और उनके सोसाइटी के बारे में पता चलता है। जैसे अगर कोई हंटर होगा तो हंटर का जो टूल्स होगा या इम्प्लीमेंट्स होंगे वो अलग होंगे। ठीक है, अगर कोई वुड कटर होगा तो उसके टूल्स या औजार अलग होंगे उसके, तो औजार देख के पता चल जाता था कि उस ज़माने के लोग किस तरह के काम किया करते थे, या उनकी सोसाइटी के बारे में हमें जानने को मिल जाता था या मिल जाता है। पोट्री क्या होता है? ड्यूरिंग एक्सकेवेशन मतलब गड्ढा खोद के निकालना। ठीक है, निकालना, ज़मीन से खोद कर निकालना। मैनी पॉट्स हैव बीन अनअर्थेड, बहुत सारे पॉट्स तो आप जानते ही हैं किसे कहते हैं, पॉट्स बहुत सारे अनअर्थेड मतलब बाहर निकाले गए, ज़मीन से बाहर निकाले गए। दीज वर मेड ऑफ क्ले, वो किससे बने हुए थे? क्ले से। और इन लेटर टाइम्स और कुछ मेड ऑफ मेटल, उसमें कुछ ऐसे थे जो कि यहाँ तक के मेटल से भी बने हुए थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दीज वर यूज एज वेसल्स, और वो कैसे यूज़ करते थे पॉट्स? वो यूज़ करते थे वेसल्स की तरह, यानी बर्तनों की तरह। वेसल्स किसे कहते हैं हम? बर्तन। वो पॉट्स कैसे यूज़ करते थे पुराने ज़माने के लोग? बर्तन की जगह पर। They tell us about the culture, civilization and level of development reached by the people of certain era. इससे हमें क्या पता चला कि जैसे कि पुराने ज़माने के लोग थे, उन्होंने मिट्टी से बनाया, फिर थोड़ा सा और उनके अंदर एडवांसमेंट आई, उन्होंने जो है फिर मेटल यूज़ करने लगे, फिर और एडवांसमेंट आई, फिर और अच्छा मेटल यूज़ करने लगे। ऐसी इससे हमें ये पता चलता है उस ज़माने के कल्चर के बारे में, उस ज़माने के सिविलाइजेशन के बारे में, एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट मतलब वो किस तरह से डेवलप हुए हल्के हल्के। फॉसिल्स रिमेन्स, अब फॉसिल्स हमें पता है फॉसिल्स कैसे कहते हैं? रिमेन्स ऑफ द डेड बॉडी, मतलब पुराना जो, जैसे कि अब डायनासोर्स हमें पता है, कैसे पता चले कि डायनासोर हैं? क्योंकि उनके हमें फॉसिल्स मिले। फॉसिल्स कहते हैं वो चीज़ जो बची रह जाती है, सालों साल तक दबी रह जाती है और फिर काफ़ी साल तक मिलती है हमें किसी की जैसे डायनासोर की हमें हड्डियाँ मिली जैसे, तो अब ये नहीं पता हमें कि डायनासोर है, डायनासोर तो उसका नाम बाद में दिया, हमने उसकी हड्डियाँ देखी तो हमने अंदाज़ा लगाया जब इसके पैर इतने बड़े हैं तो जानवर कितना बड़ा होगा, या पूरी बॉडी उसकी मिली तो हमें पता चला कि इतना बड़ा जानवर भी यानी कभी रहा होगा। तो हमें फॉसिल्स को देखकर हमें पता चलता है, जैसे यहाँ पर अब लिखा है फॉसिल्स आर द इम्प्रिंट्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन प्रिजर्व इन रॉक। फॉसिल्स क्या होते हैं? जो कुछ दबा हुआ या बचा हुआ जो प्लांट है या जानवर है, कोई एनिमल है, और ह्यूमन है जो कि पत्थरों के बीच में या बर्फ़ के बीच में, प्रिजर्व इन रॉक के अंदर बचा हुआ हो और वो काफ़ी साल बाद हमें मिले थे। दैट हैव बीन बरीड मतलब दफन हो गया हो। दैट हैव बीन बरीड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कभी वो दफन हो गया हो, और जब से ही दफन हो फिर उसे हमें बाद में हमने खोजा और निकाला, तो उसे क्या कहते हैं? फॉसिल्स। दे आर यूजली द रिमेन्स ऑफ हार्ड बॉडी पार्ट, और ये आमतौर पर किस चीज़ का रिमेन्स होता है, किस चीज़ का बचा हुआ हिस्सा होता है? हार्ड बॉडी पार्ट। जैसे अगर हम कहें कि मसल्स मिले हैं हमें मिलियंस ऑफ ईयर साल बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, तो किसी की मसल्स तो इतने साल तक रहेगी नहीं, हड्डियाँ ही मिल सकती हैं। तो वही कह रहे हैं कि ज़्यादातर नॉर्मली जो रिमेन्स होती हैं, जो बची कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं फॉसिल्स के तौर पर, वो क्या होती हैं? हार्ड बॉडी पार्ट होते हैं, बॉडी के वो सख्त हिस्से होते हैं। ठीक है, सच एज बोन्स, स्कल्स, जैसे हमारी हड्डियाँ, स्कल्स हमारा खोपड़ा जो होता है, हमारा सर,
विच लीव आ परमानेंट मार्क ऑन द रॉक ओवर द एयर, जो कि एक परमानेंट मार्क छोड़ जाता है ऑन द रॉक ओवर द एयर, जो कि किसी पत्थर पे सालों साल तक मार्क छोड़ जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी न्यूज़ आती है कि वहाँ पर एक पत्थर है, उसे बहुत बड़े बड़े पैर हैं, पैरों के निशान हैं, तो हमें अब वहाँ पर पैर नहीं मिले, ठीक है, मगर हमें पैरों के निशान मिले। तो निशान भी एक तरह का फॉसिल है, फॉसिल्स है, हम उस निशान को देखकर बता सकते हैं कि ये किसका फॉसिल्स होगा या इसका शेप कैसा होगा, या अगर हमें किसी के बहुत बड़े पैर के निशान मिले तो हम उसे देख कर बता सकते हैं जब इस शख्स का निशान इतना बड़ा है तो वो आदमी कितना बड़ा होगा। तो इससे हमें हिस्ट्री को पढ़ने में आसानी मिलती है। नाउ मोनूमेंट्स, अब मोनूमेंट्स को यानी पुरानी जो मोनूमेंट्स हैं, एंशिएंट बिल्डिंग जिसे कहते हैं, जो कि पुराने किंग्स और बड़े जो रूलर्स थे या बड़े लोग थे, वो लोग जो फेमस और पॉपुलर लोग थे वो बना के छोड़ गए बिल्डिंग्स, उन्हें कहते हैं हम मोनूमेंट्स। मोनूमेंट आर एंशिएंट बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर दैट आर कंसिडर्ड एग्जाम्पल ऑफ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर एंड और कल्चर हेरिटेज। जैसे कह रहे हैं मोनूमेंट्स क्या होते हैं, एंशिएंट बिल्डिंग, एंशिएंट मतलब ही होता है बहुत पुराना, एंशिएंट बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर। मोनूमेंट्स क्या है, एंशिएंट बिल्डिंग्स को कहते हैं हम मोनूमेंट्स, और स्ट्रक्चर्स, और उसके स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम मोनूमेंट्स। डेट आर कंसिडर्ड एग्जाम्पल ऑफ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल एंड कल्चर हेरिटेज, जिसको देखकर हम उसके आर्किटेक्चर यानी आर्किटेक्चरल और उसके कल्चर को हम पढ़ सकते हैं, उसके हेरिटेज, कल्चर हेरिटेज को समझ सकते हैं कि उसका कल्चर कैसा था, या उस ज़माने में आर्किटेक्चर कैसा हुआ करता था, घर कैसे बनाए करते थे, या किस तरह की ईंटें यूज़ होती थी। बहुत सी चीज़ें हमें जानने को मिलती है, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर आर मोस्टली फाउंड एज, ये स्ट्रक्चर किस तरह से हमें आमतौर पर कैसे मिलती हैं, टेम्पल की तरह से, ठीक है। कोई टेम्पल होगा या कोई मॉस्क होगी या मस्जिद होगी या मंदिर होगा, टेम्पल या पैलेस होंगे, पैलेस कहते हैं किला, पैलेसेस, ठीक है। फोर्ट्स, फोर्ट्स होता है किला, पैलेसेस होते हैं जहाँ पर एक रूलर होता है, उसका जो पैलेस होता है, ठीक है। टॉम्स, टॉम्स और स्टूपास, ये इन सब चीज़ों को जो है क्या कहते हैं हम, स्ट्रक्चर मोस्टली फाउंड, इन तरह के, मतलब इस तौर पर हमें स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। किस शक्ल में मिलते हैं, टेम्पल्स के फॉर्म में या मॉस्क की फॉर्म में। कहीं बहुत पुराना टेम्पल है, उस पर फिर हम जो हिस्टोरियंस होते हैं वो स्टडी करते हैं उनकी दीवारों पे क्या लिखा है, या रूलर अपने नाम उस पर दीवारों पे लिख गए, या उस पर बनाने वालों के नाम लिख गए, तो उसे स्टडी करके समझते हैं। इसी तरह से मॉस्क है, बहुत पुरानी कोई मस्जिद है, या कोई पैलेस है बहुत बड़ा, या कोई किला है, फोर्ट है बहुत बड़ा, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं, उस पर मटेरियल कौन सी यूज़ हुए ये सब स्टडी करते हैं और हमें बताते हैं, या हम उनसे वो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं जिसे हम स्टडी कर पाते हैं। They give detail of the architectural beauty which tell us about the religious, cultural and social life of people of the past। ये हमें किस बारे में डिटेल देते हैं, इससे हमें क्या डिटेल मिलती है, जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी थी, मतलब उस ज़माने में लोग बाग कैसी खूबसूरत इमारतें बनाते थे, या किस तरह का आर्किटेक्चर मेंटेन करते थे, किस तरह से आर्किटेक्ट करते थे घरों को, आर्किटेक्चर का डिज़ाइन क्या था, ये सब हमें पता चलता है। और उस ज़माने के रिलीजियस, कल्चरल और सोशल लाइफ के बारे में हमें पता चलता है कि जैसे कि कौन कौन से प्रैक्टिसेस करते थे, या रिलीजियस थे तो रिलीजन को लेकर हम जो है बहुत सारी, जैसे हम पुरानी मूर्तियाँ होती हैं उन्हें स्टडी करते हैं, पता करते हैं कि ये उस ज़माने में इस गॉड की पूजा होती थी या उस गॉड की पूजा होती थी, तो हमें ये सब इन्हीं चीज़ों से पता चलता है। द सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश, जो सांची स्तूपा है मध्य प्रदेश में, और द शोर टेम्पल नियर चेन्नई, चेन्नई में शोर टेम्पल है जैसे, और द ताजमहल इन आगरा, और द रेड फोर्ट इन दिल्ली आर सम मोनूमेंट्स दैट आर ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ये सब किसकी एग्जाम्पल हैं, ये उन मोन्यूमेंट्स की एग्जाम्पल हैं जो कि हिस्टोरिकली बहुत ही सिग्निफिकेंस है, बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, जिसकी मतलब हिस्ट्री में बहुत ही इसकी इम्पोर्टेंस है। ये बहुत ही पुरानी इमारतें हैं, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंस है। नॉन लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स क्या होते हैं, स्क्रिप्ट अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, स्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखा हुआ कुछ, एक तरह का लिखा हुआ, एक तरह की लिखावट, अ फॉर्म ऑफ राइटिंग। वॉज क्रिएटेड बाई इन्वेंटिंग अल्फ़ाबेट्स एंड पुटिंग देम टुगेदर। वो कैसे बनाई गई, स्क्रिप्ट जो है, जो लिखने का तरीका है, वो कैसे बना गया,
पहले अल्फ़ाबेट इन्वेंट किए, जैसे ABCD या छोटा आ बड़ा, ये सब हमने इन्वेंट किए कि A ऐसे होगा, A होगा, इसके बाद B होगा या B ऐसे बनाया जाएगा, ये सब पहले बनाए गए, ठीक है। फिर उसके बाद उन सबको मिलाया गया एक साथ मिलाकर, फिर क्या बना, वर्ड बना, फिर वर्ड्स को मिलाए गए, फिर सेंटेंस बने पूरे पूरे, ठीक है। इस तरह से हमें क्या पता चला, स्क्रिप्ट पता चली, यानी लिखने का तरीका पता चला। दिस ग्रेजुअली टुक द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एंड डेवलप एज लिटरेचर, और यही हल्के हल्के करके एक साथ क्या हुआ, ये लैंग्वेज बन गई, एक हमारी लैंग्वेज बन गई, और एक एंड डेवलप एज लिटरेचर, और लिटरेचर की फॉर्म में। दिस ग्रेजुअली टुक द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एंड डेवलप एज लिटरेचर, और ये लैंग्वेज बनी और उसके बाद लिटरेचर की फॉर्म में डेवलप हो गई। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट, मैनी रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल टुडे, बहुत सारे हमें पता है, जैसे हमने बहुत सारे देखे भी होंगे आप लोगों ने, कि बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड, लिखे हुए रिकॉर्ड पुराने ज़माने के हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। जैसे दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, इन्हें क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। Historians have been able to solve many mysteries of the past through these manuscripts। अब हिस्टोरियन को क्या फ़ायदा होता है इससे, बहुत वो उनसे ये मदद मिलती है, इन मैन्यूस्क्रिप्ट से हिस्टोरियन को ये फ़ायदा होता है कि वो इस काबिल हो पाते हैं उन्हें पढ़कर कि मतलब वो पुराने ज़माने की मिस्ट्री को सॉल्व कर लें। कैसे, हिस्टोरियन हैव बीन एबल टू सॉल्व मैनी मिस्ट्रीज ऑफ द पास्ट थ्रू दीज मैन्यूस्क्रिप्ट, इन मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़कर समझकर हिस्टोरियन जो है इसे समझ पाते हैं। दीज वर यूजुअली रिटन ऑल पाम लीफ और ऑन द बार्क ऑफ बिच ट्री दैट ग्रोज इन द हिमालयाज। क्या हुआ, पहले हमें अभी जैसे आपको बताया था, पहले पेपर तो थे नहीं, तो पहले ये किस पे लिखे जाते थे, पाम लीफ पे। पाम लीफ बड़े बड़े पत्ते होते हैं तो इसलिए उन्हें यूज़ करा जाता था मेनली। और द बार्क ऑफ बिच ट्री जो होता है उसकी छाल पर लिखा जाता था। डेट इज़ ग्रोन इन द हिमालयाज, जो कि बिच ट्री ये कहाँ पर मिलता है हमें, हिमालयाज के अंदर। हिमालय जो है जगह माउंटेन है उसके बीच में, पहाड़ियों में, वहाँ मिलता है ये हमें बिच ट्री। दीज मैन्यूस्क्रिप्ट वर on all kinds of subject like religion, beliefs and practices, on the lives of king, science, medicine, etc। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट, ये जो लिखावटें हैं जो पहले ज़माने के लोग लिख के चले गए, ये किस बारे में हैं, किस चीज़ों के ऊपर लिखी गई थी, सारे सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि रिलीजन के ऊपर, मज़हब के ऊपर, बिलीफ यानी जो उस ज़माने के लोग के बिलीफ क्या थे उसके ऊपर, एंड प्रैक्टिसेस, और वो क्या क्या प्रैक्टिस करते थे, क्या क्या मतलब वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या थी या उनके वर्किंग क्या थी, ऑक्यूपेशंस क्या थे, ये सब। और लाइफ ऑफ किंग्स, और उस ज़माने के किंग कैसे थे, उनके किंग क्या करते थे, मेनली किंग क्या करते थे, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते थे, अपने बारे में लिखकर छोड़ जाया करते थे बुक में। तो उसे हम पढ़कर, यानी उस मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़कर हम समझ सकते थे कि वो किंग कैसा था, या उस ज़माने की साइंस को, या उस ज़माने की मेडिसिन को, ठीक है। जैसे आयुर्वेद है, पुरानी बहुत मेडिसिन है, ये सब कहाँ है, पुरानी चीज़ों से ही मिली है हमें, क्योंकि ये जो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स में कुछ जो वेद होते थे वो लिख के चले आते थे या लिख कर रखते थे, फिर उनकी डेथ के बाद किसी हिस्टोरियन को जैसे मिली वो, तो हमें पता चला कि इसमें इसे यूज़ करते हैं हम इस मेडिसिन के लिए, तो हमें ये सब चीज़ें इनसे जानने को मिलती है। दीज बुक्स वर रिटन मेनली इन द लैंग्वेजेस यूज बाई ऑर्डिनरी पीपल लाइक प्राकृत, तमिल एंड संस्कृत। ये बुक जो मेनली लिखी गई थी वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, उन लैंग्वेजेस में लिखी गई थी जो कि मेनली पीपल यूज़ कर रहे थे या यूज़ करते थे, जैसे कि प्राकृत लैंग्वेज है हमारी, और तमिल लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज, ये आम लैंग्वेज थी उस ज़माने की, तो इन्हीं लैंग्वेज में मैन्यूस्क्रिप्ट ज़्यादातर लिखी गई। बट ओवर द एयर मैनी ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग, और बहुत सालों के बाद, मतलब बहुत सालों की जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो कुछ तबाह भी हो गई, मतलब ख़त्म भी हो गई। क्यों, उसे सही से रखा नहीं गया, इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से, मतलब उसे संभाल कर नहीं रखा गया, जिसकी वजह से हमने कुछ काफ़ी तो हमने मैन्यूस्क्रिप्ट खो दिया, बर्बाद कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया। सम ऑफ देम सर्वाइव एंड आर प्रिजर्व इन टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज एंड म्यूजियम्स, और कुछ उनमें से सर्वाइव हो गई, मतलब बच गई, जिंदा रह गई। ये सर्वाइव का मतलब जी जाना, बच जाना, जो कि आज प्रिजर्व हैं यानी रखी हुई हैं, मौजूद हैं कहाँ पर, टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज में और म्यूजियम्स में। नाउ इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस वर इंग्रेव ऑन रॉक, जो कि हम पत्थर या पिलर या दीवारों पर, किसकी दीवारों पर, वॉल्स ऑफ केव्स और टेम्पल्स या केव्स की गुफाओं की दीवारों पर अगर हम लिखते हैं, मतलब किसी हार्ड मटेरियल पर लिखने को ही हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। इंस्क्रिप्शंस वर इंग्रेव ऑन रॉक्स on rocks, inscriptions were engraved on rocks, pillars, walls of caves and temples or on coins, जो कि इंग्रेव्स हुआ है मतलब लिखा गया है
रॉक्स पर, पत्थरों पर या पिलर पर या केव्स या टेम्पल्स पर या सिक्कों पर जो कुछ लिखा हुआ मिलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। दीज इंस्क्रिप्शंस गिव अस इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स ऑफ एंशिएंट किंग, द इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ देयर रेन। इससे हमें क्या जानने को मिलता है कि उस ज़माने के राजा का नाम, उस ज़माने के मतलब जो रूलर है उसकी तारीख, किस तारीख में था वो रूलर, उसके एंड द इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ द रेन, उसके ज़माने के मतलब रेन मतलब उस ज़माने में जिस उसकी किंगडम की बात कर रहे हैं कि उसके बारे में, किंगडम के बारे में जानने को मिलता है। द एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर एक्सेट्रा, और उसने अपनी एम्पायर, अपनी मतलब जो अपनी जो जगह है, जो अपने अंडर में जो वहाँ जहाँ पर वो रूल कर रहा है वो कहाँ कहाँ तक फैलाया, उसने किस किस एरिया में रूल किया, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, These inscriptions provide a lot of information to the historians, और इन inscriptions की वजह से हिस्टोरियन को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। Sometimes kings got their orders inscribed so that all the people could see, read and obey them. Many historians have failed to solve the inscription. और कभी कभी तो ऐसा होता था जो राजा होते थे वो ऑर्डर्स को, अपने हुक्म्स को, अपने जो हुक्म था उनका, जो उन्हें वो कुछ कहना होता था तो वो इंस्क्रिप्ट करके चले जाते थे या इंस्क्राइब कर देते थे, यानी उन्हें लिख दिया करते थे जो कि लोग बाग उसे देख पाएँ, पढ़ पाएँ और समझ पाएँ और उसके ऑर्डर, राजा के उस रूलर के ऑर्डर फॉलो कर पाएँ। लिटरेरी सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये लिटरेरी सोर्सेज यानी लिखे हुए सोर्सेज किस तरह के हैं? दो तरह के हैं लिटरेरी सोर्सेज ये, नेमली रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज एंड नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज। कौन कौन से? रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज एंड नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज। रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज क्या हैं? अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज। पहले द रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज वॉज रिटन फॉर स्प्रेडिंग रिलीजियस टीचिंग एंड रिचुअल। रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज, रिलीजियस से ही हमें पता चल रहा है कि अपने मज़हब के बारे में, अपने कौम के बारे में, अपने मतलब रिलीजन से रिलेटेड हम कुछ बात सीखेंगे या जानते हैं, ऐसा कोई सोर्स जिससे हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में पता चले। ठीक है, तो जैसे रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज वॉज रिटन फॉर स्प्रेडिंग रिलीजियस टीचिंग एंड रिचुअल। रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज क्यों लिखे गए होंगे? अपने रिलीजन के बारे में, अपने रिलीजियस टीचिंग को फैलाने के लिए या रिचुअल्स उसके बारे में अच्छाई के बताने के लिए। जैसे अब कोई धर्म है वो कहीं पढ़ाता है, पांच लड़कों का ग्रुप है, उन्हें पढ़ा रहा है। ठीक है, पहले वो उन्हें बताएगा, अपने मतलब उन्हें सोर्सेज प्रोवाइड करेगा, अपने मज़हब के बारे में बताएगा, अपने रिलीजन के बारे में बताएगा। तो यही कह रहे हैं, तो रिलीजन लिटरेरी सोर्सेज, जो रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज होता है वो किस लिए लिखा जाता है? वो इसलिए लिखा जाता है कि लोगों को अपने रिलीजियस की टीचिंग को, यानी उनकी जैसे रिलीजियस टीचिंग होती है, रिलीजियस टीचिंग मेनली क्या होती है कि अपने ज़िंदगी के गुजारने के तरीक़ों की, हमें ये ऐसे करना चाहिए, हमें अच्छाई के बारे में, सारे जैसे रिलीजन होते हैं हमें अच्छाई ही सिखाते हैं, तो अपनी अच्छाई या रिलीजियस टीचिंग को या रिचुअल्स को दूसरे को फैलाने में मेनली यूज़ होती हैं। ठीक है, द 4 वेदास, जैसे 4 वेदास के बारे में बताते हैं। रिटन इन संस्कृत, पहले एक संस्कृत में जो बता रहे हैं, जो कि संस्कृत में लिखी गई है, आर द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ हिंदूज़ की जो ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है जिन्हें हम क्या कहते हैं? 4 वेदास, जो कि संस्कृत में लिखी गई है, वो क्या है? ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, सबसे पुरानी लिखी हुई रिलीजियस बुक है, ये टेक्स्ट है, लिखा हुआ है। दे कंटेन उपनिषाद, क्या कहते हैं? पहले उसमें क्या है? उपनिषाद, स्मृतिज, ब्राह्मण्स, अंगाज एंड उपंगाज, महाभारत, रामायणा, ये सब क्या हैं? ये वेदास हैं, इनके नाम दिए हैं। ठीक है, जैसे कि फिर से पढ़ रहा हूँ मैं, उपनिषाद, स्मृतिज और ब्राह्मणाज, फिर अंगाज एंड उपंगाज, महाभारत, रामायणा एक्सेट्रा, ये सब क्या हैं? यही रिटन है, ये रिलीजियस लिटरेरी टेक्स्ट हैं जो हमें प्रोवाइड हुए, जिससे हमें हेल्प मिली कि हम उस ज़माने के रिलीजियस और रिचुअल्स, रिलीजियस टीचिंग और उसके रिचुअल्स को हम समझ सकें कि उस ज़माने के लोग अपने रिलीजन को लेकर लोग बाग को क्या सिखाते थे, क्या पढ़ाते थे, अपने रिलीजन के बारे में किस तरह की नॉलेज देते थे। ठीक है, द ओल्ड रिलीजियस बुक ऑफ जैन्स, जैसे कि सबसे पुरानी बुक है जैन्स की, जो रिलीजियस बुक है, वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। एंड द बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन पाली लैंग्वेज, और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जो बुद्धिस्ट की बुक है, बुद्धा जो होते हैं उनकी जो टेक्स्ट है वो किस में लिखी गई है? पाली लैंग्वेज में लिखी गई।
द लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया इज़ रिटन इन तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेज। और जो साउथ इंडिया की लिटरेचर थी वहाँ पर हमें पता है वहाँ पर तेलुगु और तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, तो किस ज़माने वहाँ पर किस लैंग्वेज में लिखी गई? तमिल और तेलुगु लैंग्वेज। द लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया इज रिटन इन तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेजेस। नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज। अब जो नॉन रिलीजियन लिटरेरी सोर्सेज हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दीज सोर्सेज इंक्लूड पोएट्री, प्लेस, स्टोरीज, ट्रेवल, अकाउंट एंड इथिक्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं? पोइट्री, जैसे कोई पोइट्री, जैसे कबीरदास थे, उनके दोहे थे, ऐसे पुराने ज़माने के बहुत से लोग थे जो अपनी पोइट्री लिखने का उन्हें शौक़ था, या प्लेस करते थे, स्टोरीज़ लिखते थे, या ट्रेवल अकाउंट मतलब जो इधर उधर लोग बाग ट्रेवलर थे, उनके अकाउंट को स्टडी करके या उनके इथिक्स को स्टडी करके हमें पता चलता है, उन्हें क्या कहते हैं? नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज। ये सारे किस में आते हैं? नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज। Most of them are written to record the political, social and economical life of that period। बहुत सी चीज़ें, बहुत से इसमें जो रिटन हैं मतलब लिखे हुए जो हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? पॉलिटिकल लाइफ को जानने में, पुराने ज़माने की सोशल लाइफ की, या उनकी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दैट पीरियड, मतलब जिस ज़माने की बात कर रहे हैं उस ज़माने की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को समझने में हमें या उनके बारे में ये सब लिखे गए थे। मोस्ट ऑफ देम रिटेन टू रिकॉर्ड द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। इसमें जो ज़्यादातर लिखा गया है वो किस लिए, क्या रिकॉर्ड करने के लिए लिखा गया था? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को उस पीरियड के, ऑफ दैट पीरियड जब वो लिखा गया। ऑफ दैट पीरियड मतलब जिस ज़माने में वो लिखा गया। बुक्स लाइक धर्मशास्त्र, जैसे कि एक बुक बताई इन्होंने धर्मशास्त्र, और कोतलियाज अर्थ आस्त्रा। ठीक है, ये क्या है? अर्थ आस्त्रा। कालिदास अभिजनम शकुंतलम, जैसे कालिदास का देखिए आया इनका नाम, ये एक तरह के पोएट ही थे। ठीक है, और विष्णु शर्माज पंचतंत्र एक्सेट्रा। ठीक है, दोबारा रेट करते हैं इन्हें, जैसे धर्म आस्त्रा, ये धर्मास्त्र, कोटलियाज अर्थ आस्त्रा, ये अलग अलग है, अर्थ फिर आस्त्रा, इस तरह से पढ़ेंगे इन्हें। फिर कालिदास अभी, ये एस जो आता है इसे पढ़ते हैं कालिदास अभिजनम शकुंतलम, विष्णम शर्माज पंचतंत्रा। ये सब जो है ये लैंग्वेज ही अलग है, उसी लैंग्वेज संस्कृत, शायद ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं इनके नाम। ठीक है, बिलोंग टू दिस कैटेगरी। ये सब जो बुक के नाम दिए हैं ये सारे क्या हैं? ये बुक के नाम हैं, ये इस कैटेगरी में आते हैं, नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। अब बात नीचे आते हैं यहाँ पर। इन साउथ इंडिया शिल्पादिक्रम क्या है? साउथ इंडिया में है। एंड मनी मेकाले, साउथ इंडिया के जो बुकों के नाम है शिल्पादिक्रम और मनी मेकाले, आर नॉट ओनली डिलाइटफुल टू रीड, ये खाली मज़ेदार ही नहीं है पढ़ने में, बट ऑल्सो टेल अस अबाउट देयर सोसाइटी, बल्कि अगर हम इन दोनों को अगर पढ़ेंगे तो ये खाली मज़ेदार ही नहीं है बल्कि ये इस ज़माने की, उस ज़माने के बारे में हमें बताती है। द डेली लाइफ ऑफ सम किंग्स वॉज रिटन एज देयर बायोग्राफीज़ बाय द राइटर्स ऑफ देयर कोर्ट, जैसे कि बहुत सारे जो किंग गुजरे उनके कोर्ट में, उनके दरबार में ऐसे लिखने वाले हुआ करते थे जो कि खाली उनका काम ही यही होता था कि राजाओं के बारे में, रूलर के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, जो रोज़ जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है रूलर, उसके बारे में वो लिखते थे, उसे कहते हैं बायोग्राफीज़। ठीक है, अगर इंसान अपने बारे में खुद लिखता है तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफीज़। ठीक है, यहाँ पर बायोग्राफी इसलिए कहा है क्योंकि जो दूसरे लोग लिखते थे उनके कोर्ट में, यानी उनके दरबार में जो दरबारी होते थे उसके में मेन एक ऐसा आदमी, रूलर ऐसा बना के रखता था कि जो मेरे बारे में मेरा पूरा दिन का रूटीन लिखेगा, जिससे मेरे आगे की जनरेशन या मेरे आगे की जो लोग होंगे, जो जनता होगी, वो मुझे मेरे बारे में जान पाएगी। बनभत्ता वॉज आ राइटर इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जो किंग थे, हु रॉट हर्ष क्षत्रिया, क्या है? हर्ष चैरिटी जो लिखा था, किसने लिखा था? बनभत्ता ने लिखा था। और वो किसके कोर्ट पोएट थे, किसके कोर्ट राइटर थे? वो हर्षवर्धन के। और क्या लिखा था उन्होंने? हर्ष चैरिटी। नाउ ऑन पेज नंबर 8 देयर आर मैनी मोर सच अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड देयर टाइम्स। अब ऐसे ये बता रहे हैं कि ऐसे बहुत ज़्यादा, बहुत तरह तरह के हमें ऐसे अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे राजाओं के बारे में,
उनके ज़माने के बारे में, ठीक है। टाइमलाइन क्या है? हिस्टोरियंस अरेंज द इवेंट ऑफ हिस्ट्री इन सीक्वेंस। जो हिस्ट्री के इवेंट हैं, जो हिस्ट्री में इवेंट आए अलग अलग वक्त हैं, उसे हिस्टोरियंस ने अलग अलग सीक्वेंस में डिवाइड किया है या बताया है, एज़ पर टाइम व्हेन दे टुक प्लेसेस। कैसे? जिस ज़माने में जो बातें हुई उस ज़माने को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अब कैसे? दिस इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन। इन्हें क्या कहते हैं हम? क्रोनोलॉजी या टाइमलाइन, यानी उसे मैनेज प्रॉपर वे में, डिस्ट्रीब्यूटिव वे में मैनेज करके बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। सिंस हिस्ट्री डील्स विद द पास्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, जैसे हमें पता है हिस्ट्री किससे डील करती है? ह्यूमन लाइफ के पास्ट से। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ईच इवेंट इज़ लिंक्ड टू अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम ऑन अ स्विचेबल स्केल। इसीलिए कह रहे हैं, हमें सबको पता है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो किससे डील करती है, किसके बारे में बताती है? ह्यूमन लाइफ के, इंसान की ज़िंदगी के पुराने गुजरे हुए वक्त के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में। तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि हम हर एक इवेंट को लिंक करके रखें, लिंक करके बताएं टू द फिक्स पॉइंट, किसी एक फिक्स पॉइंट से, किसी एक फिक्स टाइम से, एक सिचुएबल स्केल को लेकर। जैसे कि हमें पता है कि कोई किंग है, हमने बताया अरे एक राजा था, इस ज़माने में ऐसा था। अब हमें पता नहीं है वो किस ज़माने में आया, किस वक्त पे आया। जैसे हमने कहा कि वो 1875 में वहाँ का रूलर ये था, तो हमने यहाँ पर अब 1875 डेट दे दी या टाइम दे दिया, तो हमें उसे लिंक कर दिया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमें लिंक करना पड़ता है बताने के लिए। दिस इज़ द ईयर 2019, जैसे कि ईयर 2009 की बात करते हैं। वी काउंट ईयर्स फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट। जो जेसस क्रिस्ट के बर्थ है उससे हम डेट को जनरली असाइन करते हैं, वहाँ से ही काउंटिंग शुरू करते हैं। जैसे द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो फाउंडर हैं क्रिश्चियनिटी के, जो फाउंडर हैं, बनाने वाले हैं, उसे फाउंडर जो हैं जेसस क्रिस्ट, उनकी बर्थ से हम जो है क्या करते हैं? डेट को जनरली असाइन करते हैं, वहाँ से काउंटिंग करते हैं डेट की। 2019 मीन्स 2019 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। अब 2019 अगर हम कह रहे हैं, 2019 का मतलब ये है 2019 साल बाद क्रिस्ट के बर्थ के, जैसे क्रिस्ट के जन्म के 2019 साल के बाद की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या चल रहा है? 2019 चल रहा है, तो हम अब क्या चल रहा है? 2020। तो अब हम क्या कर रहे हैं? क्रिस्ट के बर्थ के 2020 के बाद की बात कर रहे हैं, 2020 साल के बाद की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इन्होंने टाइमलाइन बनाई है हिस्टोरियंस ने। हिस्टोरियंस एक्सप्रेसेस टाइम इन हिस्ट्री बाय टू टर्म्स। हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री को कितने तरीक़ों से, कितने मतलब हिस्सों में बांटा है टाइम को? दो तरीक़ों से। कैसे? एक BC एंड AD। BC क्या है? BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले, जब जीसस क्रिस्ट उन्होंने जन्म लिया होगा उससे पहले, बिफोर क्रिस्ट। बिफोर मतलब पहले, क्रिस्ट से मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले, उसे क्या कहते हैं हम? BC। AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी विच मीन्स इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, मतलब एनो डोमिनी, AD मतलब एनो डोमिनी, जिसका मतलब हमारा वो समय, विच मीन्स इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे लॉर्ड का, हमारे खुदा का या लॉर्ड का ईयर, जिसका मतलब ये है, एनो डोमिनी का मतलब ये है, ठीक है। डैट इज़ विद द बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट, यानी जेसस क्राइस्ट के बर्थ से लेकर, ठीक है, बर्थ के साथ वाला समय, उनके बर्थ से जो समय शुरू हुआ उसे क्या कहा? एनो डोमिनी। सो 2019 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2019। तो हम 2019 को क्या कह सकते हैं? AD 2019, यानी एनो डोमिनी 2019 ईयर। एनो डोमिनी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके बर्थ के बाद से ही हमारा 2019 काउंट हो रहा है, उनके जन्म के बाद से, तो इसलिए हमने एनो डोमिनी कहा उसे। एनी इवेंट दैट अकर्ड 100 ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट वुड बी एक्सप्रेस एज 100 BC। जो कि कोई भी इवेंट 100 साल पहले हुआ हो, जैसे कोई बर्थ ऑफ क्रिस्ट के, तो क्रिस्ट के जो जन्म से 100 साल पहले जो इवेंट हुआ होगा उसे हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेस एज 100 BC। 100 BC मतलब 100 बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट की 100 साल पहले, उनके जन्म से 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, 100 BC, बिकॉज दे आर काउंटेड बैकवर्ड। ये हम BC मतलब बैकवर्ड, यानी पीछे की बात कर रहे हैं हम, बिफोर क्राइस्ट।
सो 100 BC कम्स बिफोर 99 BC, और हमें पता है जो 100 BC आएगा वो 99 BC के पहले आएगा। गौर करने की बात ये है कि 99 पहले आता है नंबर, अगर हम 1 2 3 पढ़ते हैं तो 99 पहले आता है फिर 100 आता है। अरे हम जब 1 2 3 पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं 97 98 99 फिर 100, और हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि 100 BC पहले आएगा 99 BC से। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो हमने कहा 100 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट के, जैसे क्राइस्ट के जन्म लेने से 100 साल पहले या 99 साल पहले, तो ज़्यादा समय पहले की बात कौन कर रहा है? 100 साल। तो 100 साल पहले ज़्यादा पहले आएगा ना, 99 साल तो 1 साल बाद की बात कर दी हमने, तो 100 BC कम्स बिफोर 99 BC। इसी तरह एनो की बात करें, एनो डोमिनी AD 99 कम्स बिफोर AD 100। अब आप ये कहेंगे अब यहाँ पर 99 पहले आ गया, 100 के बाद में आया, क्योंकि AD का मतलब मैंने बताया एनो डोमिनी, मतलब जैसे कि बिफोर क्राइस्ट था, उनके जन्म लेने से पहले की बात कर रहे थे, तो जितना पीछे जाएंगे हम उनके जन्म लेने से पहले वो क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा नंबर। अब इनके जन्म लेने के आगे आएंगे, यहाँ पर सीरीज सीधी चल रही है। एनो डोमिनी मतलब जब उन्होंने बर्थ ले लिया, जैसे क्राइस्ट के बर्थ के साथ जो समय शुरू हुआ, अब हम 2019 में, तो हम कहेंगे एनो डोमिनी 2019, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2019 साल बाद। ऐसे ही ये कह रहे हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 99 ईयर बाद या 99 साल बाद। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ जीसस क्राइस्ट के 100 साल बाद, उनके जन्म के 100 साल बाद, तो 100 साल बाद ज़्यादा बड़ा होगा या ये बड़ा होगा? तो ये छोटा होगा ना, ये बड़ा होगा, तो पहले ये आएगा कम्स बिफोर, सॉरी पहले ये आएगा एयर, फिर बाद में ये आएगा, क्योंकि ये बाद में आएगा, पहले 99 साल बाद आएगा। जैसे क्राइस्ट, जैसे हमने कहा, तो 99 साल पहले आएगा या 100 साल पहले आएगा? तो 99 साल पहले आएगा, उसके बाद 100वां साल आएगा। नाउ समटाइम्स CE इज़ ऑल्सो यूज्ड इंस्टीड ऑफ AD की जगह, यानी एनो डोमिनी की जगह हम कुछ जगह हम क्या यूज़ करते हैं, CE यूज़ करते हैं। CE की जगह क्या, CE का मतलब क्या है, कॉमन एरा। एरा कहते हैं वक्त को, कॉमन मतलब उसी वक्त की बात कर रहे हैं हम, किस वक्त की, जब उन्होंने बर्थ लिया था, उसी तो हम कह रहे हैं AD एनो डोमिनी। जब हम वो पैदा हुए थे उस ज़माने से जो टाइम शुरू हुआ उसे हमने क्या कहा, एनो डोमिनी, तो उसी ज़माने को हमने कह दिया कॉमन एरा, जिसका मीनिंग सेम है। एंड BCE, और BCE भी कहते हैं किसे, BC की जगह पर। BCE किसकी जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं, BC की जगह पर, यानी बिफोर क्राइस्ट की जगह पर हम BCE भी यूज़ करते हैं। जैसे समटाइम्स द लेटर BP आर ऑल्सो रिटन, दैट मीन्स बिफोर प्रेजेंट, और कुछ जगह पर हम BP भी यूज़ करते हैं। BP का मतलब क्या है, बिफोर प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट ज़माने से पहले, आज का जो समय चल रहा है उससे पहले की बात। ठीक है, तो ये कुछ नोटेशन से, मतलब कुछ साइन दे दिए गए हैं जिसे हमने याद कर लिया है और समझ लिया है कि ये इससे पहले के ज़माना है, ये इससे बाद के ज़माने का है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ द लैंड। आवर कंट्री इज़ नोन एज भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। हमें जैसे कि पता है हमारे कंट्री का क्या क्या नाम है, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, 3 नामों से जाना जाता है मेनली हमारे हिंदुस्तान को या इंडिया को, हमारी कंट्री को। किस किस से, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। द नेम भारत इज़ यूज्ड एज अ डेजिग्नेशन फॉर आवर कंट्री। जो हमारा जो भारत नेम है वो किस लिए यूज़ करा जाता है, एक तरह के डेजिग्नेशन है हमारे कंट्री के लिए, एक तरह की निशानी है। इन रिगार्ड टू आवर एंशिएंट मिथोलॉजिकल एम्परर। मिथोलॉजिकल का मतलब 2 है यहाँ पर, एक मिथोलॉजिकल का मतलब है मनगढ़ंत, मिथोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, मनगढ़ंत। एम्परर मतलब रूलर, राजा। मनगढ़ंत राजा जो खुद दिमाग से बना लिया गया हो, जिसके दिमाग अपने दिमाग में ही सोच लिया हो ऐसा कुछ है। ठीक है, अपने दिमाग से मनगढ़ंत बातें जो दिमाग से खुद करी जाती हैं। और एक होता है फेबुलस। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो नेम भारत पड़ा वो एक फेबुलस किंग था, एम्परर था, उसकी वजह से नाम पड़ा भारत। अकॉर्डिंग टू द राइटिंग्स नोन एज द पुरानाज, जैसे कि राइटिंग्स हैं, पुरानास जो राइटिंग है जिसमें रिलीजियस और हिस्टोरिकल टेक्स्ट यूज़ होते हैं। इन द 5th सेंचुरी CE मैंने क्या बताया, कॉमन एरा, यानी एनो डोमिनी, AD और CE ये बताया ना हमने। समटाइम्स CE इज़ ऑल्सो यूज एज इंस्टीड ऑफ AD और CE, तो ये दोनों एक ही बात बताएगा हमें। जैसे कि भारत अकॉर्डिंग टू द राइटिंग्स नोन एज द पुरानास जो राइटिंग है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो रिलीजियस और हिस्टोरिकल टेक्स्ट,
रिटन डाउन इन द 5th सेंचुरी। तो जो पुरानास जो राइटिंग है जो भी कुछ हमारे पास लिखा हुआ है पुरानास के हिसाब से, जो रिलीजियस और हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो हमें मिला वो कब लिखा गया? 5th सेंचुरी में लिखा गया। 5th सेंचुरी ऑफ कॉमन एरा के 5वीं सेंचुरी में लिखा गया। समझ में आया? एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटिंग्स नोन एज पुरानास के हिसाब से जो कि राइटिंग है उस अकॉर्डिंग टू द राइटिंग के हिसाब से जिस राइटिंग को हम पुरानास कहते हैं, यानी जिसमें हमने रिलीजियस और हिस्टोरिकल टेक्स्ट लिखा है, रिलीजियस और हिस्टोरिकल बातें की हैं, वो कब लिखा गया? 5th सेंचुरी ऑफ बिफोर एनो डोमिनी और कॉमन एरा। नाउ भारत conquered the whole subcontinent of India and ruled the land in peace and harmony। जो भारत था, जो रूलर था उस ज़माने का, जिसे हमने कहा फेबुलस किंग या मिथोलॉजिकल एम्परर, उसने क्या किया? कॉन्कर्ड कर लिया, मतलब पूरे भारत को पे अपनी हुकूमत कर ली। ठीक है, और इंडिया को बहुत अच्छे से रूल किया। पीस और हारमनी मतलब शांति और सुख चैन से इंडिया पर रूल किया बहुत अच्छे से। द लैंड वॉज देयर फॉर नोन एज भारतवर्ष। और उस ज़माने के लिए जब तक वो रूलर था, उस ज़माने पे लैंड का नाम क्या रख दिया? उस ज़मीन का, जगह का नाम क्या रख दिया? हिंदुस्तान का क्या नाम रख दिया? भारतवर्ष। ठीक है, और द नेम ऑफ इंडिया हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द इंडस रिवर। और जो इंडिया नेम जो पड़ा है हमारे कंट्री का, वो कैसे पड़ा है? इंडस रिवर से। हमारे जो सिंधु और इन संस्कृत, जिसे हम संस्कृत में सिंधु रिवर कहते हैं, उससे हमें क्या मिला है? इंडस रिवर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, और सिंधु रिवर कहते हैं संस्कृत में। इससे हमें क्या मिला है? इंडिया नाम मिला है। कैसे? द ग्रीक प्रोनाउंस्ड इट एज इंडोज। जो ग्रीक हैं उसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं इंडस को? इंडोज। एंड देन द वर्ड इंडिया ओरिजिनेटेड। और इसी से मिलकर हमें इंडिया वर्ड ओरिजिनेट हुआ, मिल गया, यानी बनाया गया, इसे बना लिया गया। द पीपल ऑफ ईरान वर फैमिलियर विद द रिवर इंडस। जो ईरान के लोग थे वो इंडस रिवर को जानते थे। फैमिलियर मतलब उससे अच्छे से मुखातिब थे, मतलब उससे जानते थे इंडस रिवर को। दे कॉल्ड इट हिंदोज। और उसे इंडस रिवर को वो क्या कहते थे? हिंदोज कहते थे ईरान के लोग। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड हिंदुस्तान। और जो इंडस रिवर के पास वाला जो लैंड है, या जिसे ईरान के लोग क्या कहते थे? हिंदूस कहते थे, उसे हमने क्या कह दिया? हिंदुस्तान। इसी तरह के इंडिया के 3 नाम पड़े, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। अब जोग्राफिकल फ्रेमवर्क की बात करते हैं कि जोग्राफिकल फ्रेमवर्क क्या है हमारा। द हिस्ट्री ऑफ कंट्री इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई इट्स जोग्राफिकल फैक्टर्स। जो किसी कंट्री की अगर हम जो हिस्ट्री है, द हिस्ट्री ऑफ कंट्री इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई इट्स जोग्राफिकल फैक्टर्स। जो एक कंट्री की जोग्राफिकल फैक्टर्स को देखकर भी हिस्ट्री जो है इन्फ्लुएंस होती है, मतलब काफ़ी फर्क पड़ता है जोग्राफिकल फैक्टर्स को लेकर। जैसे आवर इंडिया सब कॉन्टिनेंट हैज़ डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल फीचर। हमारे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे डिस्टिंक्ट अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स हैं। जैसे द नॉर्थ इंडिया गैंगेटिक प्लेन वॉज वेरी फर्टाइल। जैसे हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, और नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है गैंगेटिक प्लेन जो है, गैंगेटिक प्लेन मतलब गंगा वाला प्लेन, गंगा जहाँ से बहती है, वॉज वेरी फर्टाइल। वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, खेती बहुत अच्छी हो सकती है वहाँ पर। तो इस फर्टिलिटी की वजह से उसे जाना जाता है। अब हैंस ह्यूमन सेटल्ड फर्स्ट अराउंड दिस रीजन। तो पहले क्या हुआ? जब लोगों को पता चला कि यहाँ पर फर्टिलिटी है, यहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, हमें अच्छी फसल उग सकती है, हमें फसल मिल सकती है अच्छी, तो लोगों ने यहाँ पर सेटल होना शुरू कर दिया। पहले ज़माने के लोग वहाँ पर सेटल होते थे जहाँ पर उन्हें नदी मिल जाए, नदी के लिए पानी आराम से मिल जाए, तो वहाँ पर सेटल होते थे। इसलिए पहले यहाँ पर लोग बाग सेटल हो गए। द साउथ पेनिसुला वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर रीजन्स बाई माउंटेन्स। और जो साउथ पेनिसुला है वो कई हिस्सों में डिवाइड है, छोटे छोटे हिस्सों में। जैसे पहाड़ों में, प्लेट्यूज़ में, रिवर वैलीज़ में, वहाँ पर क्या क्या पाई जाती हैं? साउथ पेनिसुला में क्या क्या पाया जाता है? माउंटेन्स पाए जाते हैं, प्लेट्यूज़ पाए जाते हैं और रिवर वैलीज़ पाए जाते हैं। द ग्रेट हिमालय इन द नॉर्थ एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। और जो ग्रेट हिमालय है हमारा, जो हिमालय पर्वत है, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? वो एक बैरियर की तरह काम करता है, एक दीवार की तरह काम करता है, एक वॉल की तरह काम करता है। किससे वॉल प्रोवाइड करता है? सेंट्रल एशिया से,
किसके बीच में, सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में। जो हमारा पूरा एशिया है उस अगर हम मैप में देखेंगे, और जो हमारा इंडिया नीचे है, यहाँ पर बीच में क्या आता है, हिमालय पर्वत आता है, जिससे हमें कोल्ड चिलिंग वेल्स यानी ठंडी हवाएं नहीं आती हैं, ठंड से हम बचते हैं। और बाकी हमारे बॉर्डर कवर होते हैं, काफ़ी एरिया हमारे बॉर्डर का हिमालय पहाड़ से ही कवर हो जाता है। ठीक है। नाउ द पासेस इन द माउंटेन, पैसेज इन द माउंटेन मतलब जो जगह है वहाँ से जो रास्ते गुजर रहे हैं, माउंटेन फॉर्म रूट्स ऑफ कॉन्टैक्ट थ्रू विच आइडियाज़ ट्रेडिशन एंड कल्चर व एक्सचेंज। जो माउंटेन्स जो पहाड़ हैं उसके बीच से जो हमें रास्ते, जो ज़रिए हमें एक जगह से दूसरे जाने के रास्ते मिल रहे हैं, उससे जो रूट्स मिल रहे हैं, किसके रूट्स, कांटेक्ट होने के रूट्स। जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह हमें कांटेक्ट करना है तो हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ जाने के लिए हमें जगह चाहिए, रास्ता चाहिए, और रास्ता कहाँ से मिल रहा है, वो हमें माउंटेन से मिल रहा है, जिसकी हेल्प की वजह से, जिसकी वजह से हम अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने एक दूसरे के ट्रेडिशंस को जान सकते हैं, उनके कल्चर को समझ सकते हैं और अपने कल्चर को वहाँ पर जाके समझा सकते हैं। ठीक है। देयर वर 2 मेन ट्रेड रूट्स, यहाँ पर 2 मेन ट्रेड रूट्स की बात करते हैं जो कि बहुत मेन ट्रेड रूट्स हैं। कौन कौन से हैं? वन वॉज स्ट्रेच फ्रॉम द हिंदू कुश माउंटेन टू द माउथ ऑफ द गंगा एंड वॉज कॉल्ड द उत्तर पथ। एक कहाँ से फैला हुआ है? हिंदू कुश माउंटेन से लेकर टू द माउथ ऑफ गंगा तक, हिंदू कुश माउंटेन से गंगा तक जो है फैला हुआ जो है उसे क्या कहते हैं? हम उत्तर पथ कहते हैं। ये उत्तरा पथ लिखा है, उत्तर पथ पढ़ते हैं इसे। ठीक है। द अदर वन वॉज कॉल्ड दक्षिण पथ, और जो दूसरा आया, एक उत्तर पथ है तो दूसरा कौन सा आया? दक्षिण पथ। विच स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू पाटलिपुत्र इन द ईस्ट, जो कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से लेकर पाटलिपुत्र, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, क्या कहते हैं उसे? दक्षिण पथ। हिस्टोरियन यूज द सोर्सेज टू इंटरप्रेट द हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स एंड एनेबल अस टू लर्न अबाउट द पास्ट। हिस्टोरियन ने क्या किया? सोर्सेस को यूज़ करा, उन सबको समझा, और हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स, और अलग अलग पीरियड्स के हिसाब से उन्हें समझा और हमें इस काबिल बनाया, इनेबल अस टू लर्न अबाउट द पास्ट, और हमें मतलब इस तरह से रिकॉर्ड बनाया कि हम उसके काबिल हो जाएं कि हम अपने पास को समझ पाएँ। अभी आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, ये आपको किस में रखना है? बुक में ही रखना है। ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बुक में ही रहने देना है। जो हमारे सी पार्ट और डी पार्ट है ये आपको, यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये कॉपी में करना है। ठीक है। सी एंड डी पार्ट, बाकी ये किस में करना है? आपको बुक में करना है। और आपको, जैसे आप 6th क्लास में हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें जो आप कॉपी वर्क करेंगे, यानी सी पार्ट और डी पार्ट, ये पेन से ही करना है और ये कॉपी में करना है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, टिक द करेक्ट खाली आपको बुक में ही रहने देना है, फिल इन द ब्लैंक्स बुक में ही रहने देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जितने मैं कराऊंगा ये आपको कॉपी में करने हैं और पेन से करने हैं। कॉपी में किससे वर्क करना है? पेन से करना है। अब हम टिक द करेक्ट स्टार्ट करते हैं। द वर्ड हिस्ट्री इज़ जो वर्ड हिस्ट्री है वो कहाँ से मिला? मैं ग्रीक वर्ड से, संस्कृत वर्ड से, चाइनीज़ वर्ड से, इंग्लिश वर्ड से। अभी हमने पीछे पढ़ाया आपको किससे स्टार्ट होता है? ग्रीक वर्ड हिस्ट्री हमें कहाँ से मिला है? ग्रीक वर्ड से। तो इस पर हम टिक कर लेंगे, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेकंड, द वर्ड हिस्टो मीन्स, हिस्टो का मतलब क्या है? हिस्टीरिया, नो दिस, वेल नोन, नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब क्या है? नो दिस मतलब इसे जानो, इसे जानो, ये इसे जानना, इसका मतलब है हिस्टो का मतलब। ठीक है। इसका बी पार्ट सही है तो इसे हम टिक कर देंगे। इट वॉज, थर्ड है इसका, इट वॉज इनग्रेव ऑन रॉक्स, पिलर्स, वॉल ऑफ केव्स एंड टेम्पल्स और ऑन कॉइन्स। मैंने आपको बताया था इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। यहाँ पर आपको ये ग्लॉसरी में भी लिखा हुआ है, द हार्ड रिटन स्क्रिप्ट ऑन कंपेरेटिवली हार्ड सरफेस एज स्टोन और मेटल, इसे क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस। तो ये क्या होगा? इंस्क्रिप्शंस। क्यों? क्योंकि रॉक जो हार्ड सरफेस है, पिलर, वॉल, केव ऑफ टेम्पल्स और ऑन कॉइन। इंग्रेव मतलब होता है हार्ड रिटन स्क्रिप्ट, हैंड रिटन स्क्रिप्ट, जो कि बहुत सख्त लिखा होता है, जो सालों सालों तक नहीं जो है, मतलब इंग्रेव का मतलब होता है खुरेद के, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे खुरच के हम जो लिख देते हैं, जैसे दीवारों पर, या बच्चे जैसे करते हैं दीवारों पर चाबी से घिस के कुछ लिख देते हैं, तो उससे ही हम कहते हैं इंग्रेव करके लिखना। तो इसे हम क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस। फोर्थ, ऋग वेदा वॉज रिटेन। अब जो ऋग वेदा मैंने भी आपको बताया था वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन इस करेक्ट, इस पर टिक कर लेंगे। भारत वॉज
फिफ्थ है ये, भारत वॉज यूज्ड फॉर द पीपल लिविंग इन, भारत जो नेम यूज हुआ था वो किस एरिया के लोगों के लिए यूज़ हुआ था? नॉर्थ ईस्ट एरिया, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग थे वहाँ के लोगों के लिए भारत यूज़ हुआ था। ठीक है, बी पार्ट है इसका। BC स्टैंड फॉर बिफोर कंप्यूटर, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कैलकुलेटर या नॉन ऑफ दीज। तो ये तो कोई भी बता सकता है, अभी आपको अभी जस्ट पढ़ाया है मैंने, क्या है? बिफोर क्राइस्ट। BC की फुल फॉर्म क्या है? बिफोर क्राइस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं हम, बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश स्टडी आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और लिटरेरी एविडेंस को कौन पढ़ता है? मैंने अभी बताया था, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट, ARCHEOLOGIST है ये, यहाँ पर ये जगह नहीं थी तो हमने ST यहाँ कर दिया है, GIST। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट। सेकेंड, डैश आर एंशियंट बिल्डिंग्स ऑफ स्ट्रक्चर, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मॉन्यूमेंट्स। थर्ड, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन मेड द प्रोडक्शन ऑफ डैश ईजियर, जो प्रिंटिंग मशीन के इन्वेंशन से हमें क्या फ़ायदा हुआ? बुक छापने में आसानी हुई हमें, बुक्स ईजियर, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ईजियर। फोर्थ, थ्रू हिस्ट्री वन स्टडीज़ द डैश एंड डैश ऑफ एम्पायर, हिस्ट्री को पढ़कर हम जान सकते हैं किसी एम्पायर के बनने और बिखरने के बारे में, मतलब राइज और फॉल ऑफ एम्पायर के बारे में हमें पता चल सकता है इस हिस्ट्री से। नाउ हीरोडोटस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं हम? हीरोडोटस, HERODOTUS, क्या है ये? TUS, हीरोडोटस। हीरोडोटस इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है? हीरोडोटस को कहा जाता है। अब सी पार्ट है ये, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये हम आपको बुक में ही टिक करा देते हैं, मगर ये आपको कॉपी में करना है, दोनों पार्ट जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और पेंसिल से नहीं, पेन से करना है। ठीक है, और डेट कॉपी पे उस दिन की मेंशन करेंगे जिस दिन आपको यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है? इसका आंसर है पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 ओपन कर लेते हैं। द वर्ड हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री, यहाँ पर क्वेश्चन ही है। द वर्ड हिस्ट्री इज, कौन सा क्वेश्चन लिया है हमने? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सी पार्ट, व्हाट इज हिस्ट्री, पेज नंबर 5 पे है। द वर्ड हिस्ट्री यहाँ से है पूरा, द वर्ड हिस्ट्री से लेकर इन्वेस्टिगेशन, आंसर नंबर फर्स्ट किस पार्ट का? सी पार्ट का, क्योंकि इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, सी और डी, तो ये सी का है आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ तक। इस ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया मीनिंग इंक्वायरी, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, ये सब आपको मैं समझा चुका हूँ, कोई चीज़ ऐसी नई नहीं है जो आपको समझानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ पेरी हिस्ट्री, पेरी हिस्ट्री मैंने बताया अभी आपको, जो हिस्ट्री से पहले समय की बात थी, जब लोग बाग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है जिसके बारे में हमारे पास। पेज नंबर 5 पे इसका आंसर पेरी हिस्ट्री, यहाँ से है हमारा पेरी हिस्ट्री इज़ दैट अकाउंट ऑफ द पास्ट, पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा फाउंड तक क्या है? आंसर नंबर 2 सी पार्ट का। ठीक है, सी पार्ट का आंसर नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, हु आर द पीपल्स हु स्टडी द पास्ट कॉल्ड, जो लोग पास्ट को पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हिस्टोरियंस, HISTORIANS, खाली आप यही लिखेंगे आंसर में, द पीपल हु स्टडी द पास्ट आर कॉल्ड, कैसे लिखेंगे आप? द पीपल हु स्टडी द पास्ट, यहाँ तक पास्ट, इसके बाद यहाँ लिखेंगे आर कॉल्ड हिस्टोरियंस, ये आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? अब ये पीछे भी लिखा है और आपके ग्लॉसरी में भी लिखा है, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन देखिए दोबारा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? ऑन पेज नंबर 8 इंस्क्रिप्शंस ये रहा, द हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स और द हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स और कंपेरेटिवली हार्ड सरफेस एज स्टोन और मेटल, क्या कहते हैं उसे? हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। ये आंसर नंबर 4 हो गया, सी पार्ट का, यहाँ पर लिख लिया आप आंसर 4 सी पार्ट। ये सी क्या है? सी ये है सी पार्ट का, क्योंकि डी भी है आंसर इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एन आर्कियोलॉजिस्ट, अभी पीछे हमने पढ़ा है, आर्कियोलॉजिस्ट का वर्क क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या है? वो क्या करता है?
पेज नंबर 6 पे है इसका आंसर। पेज नंबर 6 ओपन कर लिए इसके लिए। आंसर नंबर 5 सी पार्ट, आर्कियोलॉजिस्ट डिग इनटू द ग्राउंड एंड सॉल्व मैनी मिस्ट्रीज ऑफ द पास्ट बाय केयरफुली स्टडिंग देम। यहाँ से लेकर टोटल ऑर्नामेंट्स तक, ठीक है, यहाँ तक है ये आर्कियोलॉजिकल का वर्क, आर्कियोलॉजिस्ट का वर्क। आंसर नंबर 5 सी पार्ट, सी का आंसर नंबर 5। यहाँ से पूरा टोटल ऑर्नामेंट्स तक, यहाँ तक आंसर है आर्कियोलॉजिस्ट से। अब हम आ जाते हैं, ये आपका सी पार्ट कंप्लीट हो गया। डी पार्ट, डी पार्ट में जिसमें हमें 3rd क्वेश्चन नहीं करना है, 5th क्वेश्चन नहीं करना है, 6th क्वेश्चन नहीं करना है। नहीं करना मतलब ये नहीं कि आपके कोर्स में नहीं है या बाहर से दे दिए क्वेश्चन, इसलिए नहीं करना। ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, आंसर है इसमें, मगर आपको दिए जाएंगे तो बहुत ही बड़े क्वेश्चन हैं, इसलिए ये हटा दिए गए हैं, इसे आप कट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो हम इसके लिए पेज नंबर 6 ओपन कर लेते हैं। ये भी आपको फिर पढ़ाया था पीछे जैसे। आंसर नंबर सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री, आंसर नंबर 1 डी पार्ट, ये सारे पार्ट ही इसके सिग्निफिकेंस बता रहे हैं, मतलब क्या ज़रूरत है हिस्ट्री की। तो हम इसमें से ये 3 पॉइंट ले लेते हैं। आंसर नंबर 1 डी पार्ट, इसका 1 पॉइंट ये लिख लिए आप फर्स्ट, 1 थर्ड लिख लिए, 1 आप 5th लिख लिए। इसके लिए 3 पॉइंट ही काफ़ी है। ये कौन सा हो गया, आंसर नंबर 1 हो गया डी पार्ट का। कौन कौन से पॉइंट करने हैं इसमें, इसमें हमें करने हैं 1st, 2nd एंड 7th, ये 3 पॉइंट करने हैं आपको। अब कौन सा करना है, पेज नंबर वापस आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। व्हाट डू यू थिंक वी डू नॉट नो द हिस्ट्री बियॉन्ड 1000 ऑफ ईयर्स अगो। वाई डू थिंक वी डू नॉट नो अबाउट द हिस्ट्री, मतलब हमें क्यों नहीं पता है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें तो 1000 ईयर अगो, बहुत साल पहले, 1000 साल पहले की हिस्ट्री नहीं पता है। तो पेज नंबर 5 पे इसका आंसर है प्री हिस्ट्री वाला बात है। यहाँ पर किसकी बात है, प्री हिस्ट्री वाली, प्री हिस्ट्री वाली। ये सेम क्वेश्चन है इसका भी, ये आंसर 2 है सी का भी और आंसर 2 है डी का भी, ठीक है। प्री हिस्ट्री क्या समय की बात थी यहाँ पर कि उस ज़माने में लिखने वाले लोग नहीं थे, ना पढ़ना जानते थे, जिस वजह से हमें कोई चीज़ लिखी हुई नहीं मिली या पढ़ी हुई, या कोई वहाँ पर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था उस ज़माने में, तो उसने कुछ लिखा नहीं, रिकॉर्ड्स नहीं बनाए, तो इस ज़माने में इसलिए हमें 1000 ऑफ ईयर्स बिफोर की चीज़ें हमें पता नहीं है, ठीक है। ये किसका आंसर है, आंसर 2 सी का भी है और आंसर 2 डी का भी यही आंसर है। दोनों पार्ट में करेंगे और आंसर अलग अलग करेंगे। 3rd आपको ये आपका कट कर दिया है। 4th आंसर, राइट द वेज बाय विच वी कुड नो अबाउट आवर पास्ट, वो ज़रिए बताओ, वो तरीके बताओ जिससे हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। आंसर 5th एंड 6th कट कर लिए। तो आंसर 4th के लिए पेज नंबर 6 ओपन करिए। यहाँ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में पहला क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, देयर आर मैनी वेज बाई विच वी कैन नो अबाउट अवर पास्ट, ठीक है। ये पहले एक लाइन लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप, फिर उसके बाद लिखेंगे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में जैसे, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस लिखेंगे हम। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हम कहाँ से लिखेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट से लेकर पूरा, यहाँ से लेकर ऑर्नामेंट्स तक लिखेंगे पूरा। कहाँ से कहाँ तक, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से लेकर, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक करेंगे और उसके बाद ये जब हो जाएगा आपका ऑर्नामेंट्स तक, ऑर्नामेंट्स, मोनूमेंट्स, ये तो हमने अलग अलग पढ़ा है, वेपन्स, फॉसिल्स, फ्यूल्स, ये सब अलग अलग पॉइंट हैं। हमें क्या करना है, या आप इस यहाँ से पूरा यहाँ तक उतारेंगे, या आप इसे मत उतारिए, सो इसे छोड़ दिए, ये कुछ नहीं करना है आपको। आंसर नंबर 4 के डी में क्या करना है आपको, देयर आर मैनी वेज बाय विच वी कैन नो अबाउट आवर पास्ट, यहाँ तक लिखना है। और फिर उसके बाद लिखेंगे 1st कॉइन, 2nd टूल्स, मतलब पूरी इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, खाली आपको आंसर नंबर 4 डी में क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ज़्यादा बड़ा ना हो आंसर, इसलिए हम खाली पॉइंट लिखवा रहे हैं। पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, मैंने आपको अंडरलाइन कर रखी है यहाँ से। आंसर 4 पहले यहाँ से यहाँ तक लिखा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे खाली कॉइन, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, जिसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है। इसके बारे में नहीं लिखना है, खाली हमें पॉइंट बताने किसके ज़रिए हम पता कर सकते हैं सोर्सेज क्या हैं हिस्ट्री के। तो कॉइन है सोर्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स है, पोट्री है, फॉसिल्स एंड रिमेन्स हैं। तो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ खाली यही वर्ड लिखने हैं,
मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। पोट्री हो गया यहाँ पर, फॉसिल्स रिमेन्स हो गया। इसके बारे में नहीं लिखना है, बार बार मैं बता रहा हूँ, आंसर बड़ा हो जाएगा। खाली ये लाइन लिख के आपको लिखना है आर्कियोलॉजिकल वो यहाँ से कॉइन लिखना है, फिर उसके बाद टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, पोएट्री लिखना है, फॉसिल्स फ्यूल्स लिखना है। कहाँ से स्टार्टिंग है? आंसर 4 की यहाँ से, आंसर 4D यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से ये है, ये है, ये और फिर खाली इनके हमें वर्ड्स लिखने हैं कि मॉन्यूमेंट्स, फिर दूसरे लिखेंगे लिटरेरी सोर्स की, कॉमा लगा के लिखते चले जाएंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे रिलीजियस लिटरेरी सोर्स और नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स, बस उसके बाद ख़त्म। ये आंसर यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ थैंक यू, योर एक्सरसाइज हैव बीन डन नाउ। अस्सलाम वालेकुम।